Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today we are going to start chapter 16 that is light. So हमें इस चैप्टर में लाइट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता करना है कि लाइट क्या है एंड लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है. अब लाइट का एक कॉमन सा इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है कि आप कोई भी चीज देख पा रहे हो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइट रिस्पॉन्सिबल है. बट लाइट के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. So let's start. The world is largely known through the senses. So बहुत कॉमन सी चीजें हमारे जो सेंसेस हैं, लाइक देखने का जो पावर है, टेस्ट हम जो करते हैं या स्मेल जो लेते हैं, ये सारे जो सेंसेस हैं, पूरा वर्ल्ड जो है हम इसी से ऑब्जर्व करते हैं. द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस. एंड जो सेंस ऑफ साइट है दैट मीन्स कि जो हम देख रहे हैं वो क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है. दो through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. So हम eyes के थ्रू क्या है, जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में हैं हम वो कैसे देख रहे हैं, eyes से ही देख रहे हैं. We also see clouds, rainbow and birds flying in the sky. अब वो चीज स्काई में है, एटमॉस्फेयर में, अर्थ में प्रेजेंट है, सो हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास आईज है. एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स. अब रात में जो आप मून एंड स्टार्स देख रहे हो वो भी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ आईज यू आर एबल टू सी देम. यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. सो आप ये जो इस पेज पे प्रिंटेड लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस है पूरे तो वो कैसे देख रहे हो, आईज से देख रहे हो. हाउ इज सीइंग इट पॉसिबल. तो देखना कैसे पॉसिबल है, जो आप सी कर रहे हो वो कैसे पॉसिबल है. तो एक चीज यहाँ पर आपने अभी बेसिकली तो बोल दिया कि हमारे बॉडी में आईज है जो हमारे फेस पे, उसकी वजह से हम देख रहे हैं. बट आईज अलोन कैन नॉट हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट. उसके साथ साथ क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट. तो अगर लाइट नहीं होगा तो आप आईज से भी विजुअलाइज नहीं कर सकते हो. तो कुछ भी चीज देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आईज एज वेल एज लाइट. क्योंकि अगर आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हो और आपकी आईज ओपन है, स्टिल यू कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज वहां पर डार्कनेस है, वहां पर लाइट नहीं है. सो क्लियर हो गया ना कि लाइट एंड आईज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज देखने. सो अब फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. अब क्या है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट. सो कभी भी आपने सोचा है कि हम इतनी सारी जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो कैसे. यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट. तो आपने तो यहाँ क्या बोल दिया कि आईज जो है वो देख रही है ऑब्जेक्ट. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. तो हमारा जो क्वेश्चन था अभी कि आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब डार्कनेस है तब आप कुछ देख पा रहे हो क्या, नहीं. इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. तो आईज क्या है, अकेले कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकती. इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. हम सिर्फ कब देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, जब लाइट हमारी आईज में एंटर करती है. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. So जो भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं ना उससे क्या होना चाहिए, या तो लाइट एमिट होना चाहिए या फिर उस पर जो भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. उसी कंडीशन में आप उसको देख सकते हैं. अगर वो ऑब्जेक्ट ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ही लाइट एमिट कर रहा है, उस कंडीशन में हम वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. You learned in class 7th that a polished or a shiny surface can act as a mirror. So हमने क्लास 7th में जब लाइट के बारे में पढ़ा था ना, वहां पर क्या आया था कि जो पॉलिश्ड सरफेस होती है वो एज अ मिरर बिहेव करती है. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि मिरर पे जो भी लाइट रेज आती हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस हो जाती हैं. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड. लेट अस फाइंड आउट. सो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाती है. सो ये हम किसके हेल्प से पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से पढ़ेंगे. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट एक्टिविटी जो दी हुई है यहाँ पे 16.1, उसमें देखते हैं क्या करना है. यहाँ पर फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल. सो टेबल या फिर बोर्ड पे वाइट शीट फिक्स करना है. टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग
एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। अब एक कॉम्ब लेके उसकी सारी ओपनिंग को क्लोज कर देना है, सिर्फ एक ओपनिंग जो है उसको रखना है ओपन। You can use a strip of black paper for this purpose। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लैक पेपर की स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग रखना है एंड बाकी पूरा क्या रहेगा, उसको कॉम्ब को कवर कर देना उस ब्लैक पेपर से। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ अ पेपर। सो जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो ना, ये कॉम्ब को ऐसे परपेंडिकुलर रखना है पेपर की शीट पे। Throw light from a torch through the opening of the comb from one side। एंड ये जो वन साइड से क्या करना है, टॉर्च की लाइट थ्रो करना है जिससे इस ओपनिंग से लाइट पास हो। With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। So क्या है, थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करोगे ना टॉर्च एंड कॉम्ब को, तो क्या होगा, इस पाथवे से ये जो ओपनिंग है ना, यहाँ से लाइट पास होगी एंड ये लाइट पास जो हो रही है वो पेपर के दूसरे साइड एक लाइन के फॉर्म में दिख रही है। कीप द कॉम्ब एंड द टॉर्च स्टेडी। एंड जब ये ऐसे लाइन के फॉर्म में लाइट दिखने लगे तब क्या करना है, टॉर्च और कॉम्ब दोनों को स्टेडी रखना है, मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। एंड देन ये जो लाइट रे है ना, उसके पाथ में एक प्लेन मिरर रख देना है। प्लेन मिरर मतलब एक सरफेस जो होगी उसकी पॉलिश्ड होगी एंड दूसरी सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि लाइट रे को रिटर्न कर देगी। What do you observe? So यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर फिगर में ही देखो तो, कि ये जो लाइट मिरर पे स्ट्राइक कर रही है ना, वो किसी एंगल पे बना के वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है किसी दूसरे डायरेक्शन में। अभी ये लाइट गई एंड ये वापस आ रही है। सो एक प्रॉपर्टी हमने लाइट की यहाँ पर पढ़ी है कि कभी भी कोई लाइट अगर प्लेन मिरर पे या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, सो वो क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सिर्फ कब होता है ये, जब वो मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का या शाइनी सरफेस का एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है एंड दूसरा जो है वो शाइनी है। उस कंडीशन में ये होगा कि लाइट जाकर वापस आ रही है। So after striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, जो लाइट की रे थी वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। The light ray which strike any surface is called the incident ray। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइट जा रही है ना, जैसे टॉर्च है जो लाइट का सोर्स है सिंपली, तो जो लाइट जा रही है वो क्या है, इंसिडेंट रे। The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray। and जो लाइट रे वापस आती है ना, रिटर्न होती है, वो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे है। सो यहाँ पर दो लाइट्स हमें पता चली, दो रे बोल सकते हैं हम, या फिर लाइट रे जो है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो जो जा रही है लाइट, दैट मीन्स जो इंसिडेंट हो रही है वो क्या हो गई, इंसिडेंट रे, एंड जो रिटर्न हो रही है वो हो गई क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, दो लाइट रेस, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना ये आगे भी हमें काम में आएंगे। देन a ray of light is an idealization। In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays। For simplicity, we use the term rays for a narrow beam of light। So generally क्या है, ray of light जो है ना एक idealization है। That means कि reality में क्या होता है कि narrow beam of light होता है। अब वो beam of light जो है ना वो several rays से मिलके बना हुआ है, but हम यहाँ पर क्या term यूज कर लेते हैं कि ray of light है, जो narrow रे ऑफ लाइट को ये मान लेते हैं कि वो क्या होगा, नैरो बीम होगा। बट यहाँ पर पता चला है ना कि बीम ऑफ लाइट जो है वो सेवरल रेस से मिलके बनता है, तो होता बीम ऑफ लाइट है, बट हम उसको यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक स्मॉल स्केल पर यूज कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर बहुत बार आ रहा है रिफ्लेक्टिंग टर्म। रिफ्लेक्शन क्या है, सो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है ना, थ्रो बैक है। दैट मीन्स कि किसी सरफेस पर आप कोई भी चीज डाल रहे हो एंड वो वापस से आ रही है, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन है। और उसको हम सिंपली डिफाइन करें तो द थ्रोइंग बैक बाय अ बॉडी और सरफेस ऑफ लाइट, हीट, साउंड और एनीथिंग जो एब्जॉर्ब नहीं होता है एंड वापस से आ जाता है, सो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है।
So draw lines showing the position of plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे 16.2 फिगर में दिया हुआ है कि ये लाइंस के थ्रू हमें शो करना है. सो इंसिडेंट रे के लिए अलग लाइन, रिफ्लेक्टेड रे के लिए लाइन बनाना है. एंड ये जो लाइन दी हुई है ऊपर वो क्या शो कर रही है, एक प्लेन मिरर शो कर रही है. रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब. अब क्या करो उसमें, ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो ना इसमें कॉम्ब एंड मिरर का यूज करना है एंड उसको हेल्प से लाइंस ड्रॉ करना है. तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद क्या करो, मिरर को रिमूव कर दो. नाउ ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट. तो अब क्या करना है, ये जो मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है ना जो एक लाइन, उसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि ये इस लाइन और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. सो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल. So draw a line making angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. तो जहाँ पर incident ray strike कर रही है and reflected ray वापस जा रही है, वहाँ पर ये line draw करना है. And this is known as the normal to the reflecting surface at that पॉइंट. सो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल. एंड किस पॉइंट पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, जहां पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का सेंटर पॉइंट है उस जगह पर है नॉर्मल. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अब ये अगर इंसिडेंट रे है एंड यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बनेगा, ओके. सो हम यहाँ पर क्लियरली और देख सकते हैं कि ये हो गया क्या, इंसिडेंट रे, लाइट फॉल हो रही है इस मिरर पे एंड ये क्या है, नॉर्मल है. इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. And ये जो angle होगा reflected ray and normal के बीच का, वो क्या होगा, angle of reflection. Measure of the angle of incidence and the angle of reflection. तो मेजर जो होगा ना दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये आपको करना है. इससे क्या आपको पता चलेगा ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं. रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंटर डेटा इन द टेबल 16.1. सो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करो एंड उससे आपको आउटकम क्या मिलेगा कि ये जो दोनों एंगल्स है ना वो इक्वल आते हैं. So do you see any relation between the angle of incidence and angle of reflection? तो आपको यही रिलेशन मिलेगा कि दोनों इक्वल रहेंगे. Are they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, is it seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection? So ये जो दोनों एंगल्स आप मेजर कर रहे हो यहाँ पर टेबल में भी लिखना है एंड ऑब्जर्व करना ये दोनों वैल्यूज जो आ रही हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है या हमेशा ही इक्वल आती है. सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. एंड यही जो है एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. क्लियर है. सो हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, लाइट की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पर क्या पढ़ लिया हमने कि वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन पे एक दूसरी एक्टिविटी भी दी हुई है. उसके पहले बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है, वो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल. सो उसका क्वेश्चन है कि अगर वो नॉर्मल पे लाइट थ्रो करता है सो क्या होगा ना, ये जिस पाथ पे जा रही है सेम पाथ पे वो वापस आ जाएगी. क्लियर है. कोई भी वहां पर डेविएशन नहीं होगा. देन एक्टिविटी 16.2, परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन. अब जो हमने पहले एक्टिविटी की वो फिर से करना है. दिस टाइम यूज शीट ऑफ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर. सो इस टाइम क्या करना है, थोड़ा सा स्टिफ पेपर होता है या चार्ट पेपर है उसका यूज करना है, थोड़ा हार्ड पेपर का. लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल. एंड जो पेपर शीट है ना उसको टेबल के एज से थोड़ा और बाहर को निकाल के रखना है आपको. कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडिल. एंड जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना उसको बीच में से उसमें कट लगाना है.
मेक श्योर देन लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद क्या करना है, जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे उस पर तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर जाती है। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। सो क्या देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो प्रोजेक्टेड पोर्शन पे ही जाए on which the reflected ray falls। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रही है ना वहीं पर वो हमें दिखना चाहिए पेपर पे। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे। सो तब भी आप रिफ्लेक्टेड रे को देख पा रहे हो क्या, आपने जब क्या किया, पेपर का प्रोजेक्टेड पोर्शन बाहर किया टेबल के एज से एंड उसमें बीच में कट लगा दिया। Bring the paper back to the original portion. Can you see the reflected ray again? What do you infer? So जब आपने पेपर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया तो भी क्या आप रिफ्लेक्टेड रे देख पा रहे हो। यहाँ पर ए एंड बी फिगर में देखो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। तो जो ये तीनों रेज होती है ना वो क्या है, एक ही पॉइंट पर होती हैं, या हम बोल सकते हो क्लियरली एक ही प्लेन पर होती हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी ना वो शीट पर ही दिखेगी। सो इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जैसे यहाँ दोनों फिगर में देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये टॉर्च की लाइट आ रही है एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर ये टॉर्च की लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों ही कंडीशन से हमें क्या पता चला कि रिफ्लेक्टेड रे तो पेपर शीट पर ही है एंड दैट मीन्स कि जो तीनों लाइंस हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सेम प्लेन पर होती हैं, 3 डायमेंशनल नहीं होता है, ये एक सेम प्लेन पर होता है। तो यहाँ पर 2 लॉज आ जाती हैं, एक तो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। सो नेक्स्ट है व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। तो जब पूरी पेपर शीट एक टेबल पर एक ही साथ थी टेबल पे तो वो क्या शो कर रहा था, वन प्लेन। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द प्लेन। तो ये क्या थे, तीनों ही सेम प्लेन पर थे। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie। अब क्या किया था जब हमने कि पेपर को फोल्ड कर रहे थे, टेबल से बाहर कर रहे थे इससे, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तो एक ही प्लेन पर थे बट वहां पर हम रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या वो उस प्लेन से बाहर जाती है जो हमने पेपर को फोल्ड करके बनाया है। Then you do not see the reflected ray। So हमें उस कंडीशन में क्या हुआ, दूसरे प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखी। What does it indicate? ये क्या इंडिकेट करता है? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incident ray at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। तो सिंपल सा क्या हो गया कि ये जो तीनों रेज हैं जिस पॉइंट पर आके मिल रही हैं वो एक ही प्लेन पर होता है। तो 2 लॉस हो गई ना। तो दिस इज अनदर लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ी कि एंगल्स इक्वल होते हैं एंड सेकंड तीनों रेज जो हैं वो सेम प्लेन पर हैं। पहेली एंड बुझो परफॉर्म्ड द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। तो बूझो एंड पहेली ने ये जो एक्टिविटी थी वो क्लासरूम के बाहर की विद द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च। तो एज अ लाइट सोर्स उन्होंने क्या लिया, सन लिया। यू टू कैन यूज द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट। सो आप भी यहाँ पर सनलाइट को एज अ सोर्स फॉर दिस कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है? These activities can also be performed by making the use of ray streak apparatus available in the kit prepared by NCERT। So इसके लिए किट भी आता है, अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो ये। Now Bojo remembered that in class 7th he had studied some features of the images of an object formed by a plane mirror। So Bojo को याद आता है सडनली कि उसने क्लास 7th में प्लेन मिरर से कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ है। पहेली asked him to recall those features and पहेली उसको क्या बोल रही है कि चलो ठीक है, अगर तुमने पढ़ा है, तुमको याद है कि तुमने पढ़ा है तो अब उसको रिकॉल करो। तो क्या फीचर्स है वो? फर्स्ट था प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो was the image erect और upside down। तो प्लेन मिरर के सामने अगर आप अभी जाके खड़े हो तो आप इरेक्ट दिखोगे, दैट मीन्स कि आपका हेड जो है वो टॉप पे होगा एंड जो फुट है वो बॉटम पे होंगे, या फिर अपसाइड डाउन दिखोगे कि आपका जो हेड है वो नीचे दिख रहा है एंड फुट ऊपर साइड दिख रहे हैं। सो क्या होगा,
प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आया, वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर जो है वो हमेशा ही सेम साइज इमेज फॉर्म करता है। देन उसके बाद लार्जर एंड स्मॉलर साइज के केस कहाँ पर आए थे, स्फेरिकल मिरर के केस में। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट। सो हमने प्लेन मिरर की इमेज की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो मिरर है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड मिरर से इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है सो इमेज भी कहाँ दिखेगी, बियॉन्ड द मिरर 2 मीटर पे ही दिखेगी। सो क्लियर हो गया ये भी। देन नेक्स्ट है, could it be obtained on a screen। सो हमने स्क्रीन पे ऑब्टेन होने वाली फिगर को क्या, पिक्चर्स को क्या बोला, इमेजेस को क्या बोला, रियल इमेजेस। एंड जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती उनको बोला वर्चुअल इमेज। तो अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो भी क्या है, वर्चुअल है, बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन। Then let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way। अब प्लेन मिरर कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है वो हम यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 16.3 में। A source of light O is placed in front of a plane mirror PQ। So यहाँ पर हम देखते हैं कि फिगर है क्या, अदरवाइज हम इसको एज अ फिगर। सो ये फिगर जो है ना ये मेनली कहाँ पर काम में आएगा, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हैं। क्लियर है, ये हो गया देखो आपका प्लेन मिरर। क्लियर है। देन अब हम एक्टिविटी को 1 by 1 पॉइंट फॉलो करेंगे कि अ सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ। सो ये प्लेन मिरर के फ्रंट में यहाँ पर कोई क्या है, लाइट सोर्स हो गया ये। 2 रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। सो ये जो लाइट सोर्स O है ना, तो यहाँ से OA एंड OC 2 लाइट रेज आ रही हैं। Can you find out the direction of the reflected rays? So अब ये जो reflected rays होंगी ना ये वापस जब जाएंगी so इनका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो क्या। Draw normals to the surface of the mirror PQ at the point A and C। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो PQ मिरर है ना इसमें A पॉइंट के लिए भी जो ये O पॉइंट से एक लाइन आ रही है A एंड दूसरा जो आ रही है C, दोनों के लिए क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल्स ड्रॉ करना है। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट A एंड C। सो आफ्टर ड्रॉइंग द नॉर्मल आपको क्या ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है A एंड C पॉइंट से अराइज होती हुई। How would you draw these rays? आप कैसे ड्रॉ करोगे, अभी आपके पास लाइट सोर्स नहीं है सो आप एंगल मेजर करके भी कर सकते हो। Call the reflected rays A, B and C, D। अब रिफ्लेक्टेड रे को नेम क्या दे सकते हो, A, B एंड ये जो C से जा रही है वो नेम हो गया C, D। Extend them further, डू दे मीट। सो इनको और एक्सटेंड करने के बाद क्या देखना है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या। एक्सटेंड देम बैकवर्ड एंड एक्सटेंड उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करना है एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करना है। डू दे मीट नाउ। सो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन कहीं पर भी आकर आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर मिल रहे हैं। इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज I एंड इन केस अगर वो पॉइंट किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट को क्या नेम देना है, यहाँ पर बैक साइड ऑफ द मिरर वो आके मिलेंगे एंड उस पॉइंट को नेम देना है हमें I। फॉर अ व्यूअर्स आई एट E, डू द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from the point I। तो ये जो I पॉइंट है इसको अगर हमने एक्सटेंड कर रहे हैं सो वो व्यूअर्स I से आता हुआ दिख रहा है ना। सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट I but only appears to do so, we say that a virtual image of point O is formed at I। सो ये जो I से लाइंस जा रही है ना, व्यूअर्स I देख पा रहे हैं ये जो लाइंस को, तो वो ओरिजिनली है, वो सिर्फ ऐसा अपीयर होता है। दे आर नॉट रियली मीटिंग, इट जस्ट अपीयर्स टू मीट। सो दैट इज वाई ये क्या है, वर्चुअल या फिर इमेजिनेशन है। दैट इज वाई जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है।
As you have learned already in class 7th, such an image cannot be obtained on a screen. एंड जहाँ पर ये लाइट सिर्फ ना अपीयर हो रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, वो क्या फॉर्मेशन करता है वर्चुअल इमेज का, एंड वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ पर इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या देखा कि जो प्लेन मिरर है वो उसकी इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती हैं, एंड दस प्लेन मिरर फॉर्म्स अ virtual image. So you may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. एंड जो आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। जैसे आपकी सेल्फी अगर आप लेते हो तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो है वो सेल्फी में राइट साइड पे दिखता है, एंड इवन मिरर में भी। तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड पे दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो ये क्या है? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अल्फाबेट्स हैं उनको प्लेन मिरर में देख सकते हो। सो वो लेटरल इन्वर्जन जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया कि क्या हो रहा है कि लाइट थ्रो बैक कर रही है जब वो प्लेन मिरर पे आती है तो, एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। देन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं। इमेज कैसी प्रॉपर्टी फॉर्म करता है? सेम साइज, अपसाइड डाउन इमेज फॉर्मेशन नहीं करता है, सेम साइज इमेज बनती है, एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। देन इन्वर्टेड इमेज नहीं फॉर्म होती है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, वर्चुअल इमेज बनती है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। इमेजिन दैट parallel rays are incident on an irregular surface as shown in figure 16.6. तो 16.6 में जैसे दिख रहा है ना कि ये parallel rays जो हैं वो एक surface पर आ रही हैं। Remember that the laws of reflection are valid at each point of the surface. तो जो laws of reflection है ना कि incident ray जब आ रही है तो वो reflect back होगी and उसका normal होगा, तो वो हर एक point पर valid होता है। Use these laws to construct reflected rays at various points. अब ये जो laws है ना उनको याद में रखते हुए हर एक point पे क्या करना है? reflected ray draw करना है। Are they parallel to one another? So जो reflected ray हैं वो एक दूसरे के parallel हैं क्या? You will find that these rays are reflected in different directions. So आप क्या find out करोगे कि जब parallel rays एक irregular surface पे आके strike करती हैं तो वो reflect back जब हो रही है ना तो एक parallel format में नहीं होते हैं, irregularly किसी भी direction में वो जाते हैं, because यहाँ पर देखो surface जो है वो plane नहीं है। So when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. तो जब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो पैरेलल नहीं होंगी उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन किस टाइप का हो जाएगा? या तो डिफ्यूज्ड या फिर irregular. Remember that the diffused reflection is not due to the failure of laws of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surface like that of the cardboard. सो ये जो पैरेलल नहीं जा रही है ना लाइट रेज, इसका रीजन ये नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स कि एक जो लाइट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनाएगी, एंड तीनों लाइंस जो है एक पर्टिकुलर लाइन के लिए, सो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे एंड इसकी जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर है, बट बिकॉज ये सरफेस जो है वो इरेगुलर है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या है इतनी सारी इरेगुलरिटीज है। On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. अब मिरर की सरफेस कितनी प्लेन है, उस पर कोई भी लाइट रे स्ट्राइक करती है सो वो रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल डायरेक्शन में होती है। सो दैट इज व्हाई इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जितनी भी इमेजेस हम देखते हैं ना वो क्लियरली दिखती हैं, वो किस वजह से हो रही हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन से हो रही हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल डायरेक्शन में जाती है। क्लियर हो गया? दो टाइप के रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। सो अगर लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो गई है वो डबल से रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या? सो आंसर तो हो गया इसका यस, हमने मान लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर।
Recall the last time you visited a hairdresser. तो आप जब सैलून में गए होगे बार्बर के पास तो हेयर ड्रेसिंग कराने, he makes you sit in front of a mirror. तो वो आपको क्या करते हैं जनरली मिरर के सामने बैठा देते हैं. After the hair cut is complete, he told holds a mirror behind you to show you how the hair has been कट. तो जब हेयर कट हो जाता है तो वो एक मिरर जो है वो आपकी बैक साइड पर होल्ड करते हैं एंड क्या बोलते हैं कि अब देखो आप बैक साइड तो देख नहीं सकते हो ना, उसके लिए क्या करा उन्हें, बैक साइड पर आपके मिरर पकड़ लेते हैं एंड देन बोलते हैं आपको कि सामने जो मिरर है उसमें अपनी इमेज देख लो. डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड. सो आपके जो बैक साइड पर हेयर्स हैं वो आप कैसे देख पा रहे हो मिरर में, मिरर की हेल्प से. So Paheli here recalls having constructed a periscope as an extended activity in class 6. So extended activity आप जनरली अगर नहीं करते हो ना तो करना important है अब, क्योंकि देखो यहाँ पर आ भी क्या है कि extended activity में दिया हुआ था पेरिस्कोप. तो पेरिस्कोप का फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन किया था पहेली ने, तो उसको याद आ गया that the periscope makes use of two plane mirror. पेरिस्कोप में क्या होता है, टू प्लेन मिरर्स यूज होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली. तो अब आप यहाँ पे क्या है ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना वो टू प्लेन मिरर्स जो हैं वो कैसे रिफ्लेक्शन इनेबल कर लेते हैं कि आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देखोगे वो नहीं दिखेगी, बट आप पेरिस्कोप की हेल्प से देख रहे हो तो वो क्लियरली विजिबल है. So periscopes are used in submarines, tanks, and also by the soldiers in bunker to see things outside. तो ये क्या होता है यहाँ पर, outside जो भी चीजें हैं वो जनरली तो विजिबल नहीं है, बट वहां पर इस टाइप से पेरिस्कोप टाइप के इंस्ट्रूमेंट बना के कोई भी जो आउटसाइड थिंग है उसको विजिबल किया जाता है. तो क्या है, कैसे विजिबल होता है वो, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट डबल से भी हो सकती है. अब यहाँ पर ये पर्सन जो है ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन का हो रहा है इस मिरर पे कि उसके जो हेयर्स हैं उसकी इमेज इस मिरर पे फॉर्म हो रही है एंड ये मिरर जो जब दूसरे मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है तो यहाँ से लाइट रे पास होंगी एंड रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक आएंगी, इस व्यूअर के आईज तक. तो कोई भी चीज इजीली विजुअलाइज हो सकती है फिर तो. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीपल इमेजेस. मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, मतलब अब 2 टाइम्स भी हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है. मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं, यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो प्लेन मिरर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ सिंगल इमेज बनाता है. What happens if two mirrors are used in combination? So अगर दो मिरर्स का यूज किया जाए तो उससे क्या बेनिफिट है. So let us see in the activity 16.5. Take two plane mirrors, set them at right angles to each other with their edges touching. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 प्लेन मिरर्स लेना है एंड दोनों को 90 डिग्री पे रखना है. 90 डिग्री पे कैसे रखोगे, ये दोनों की एजेस जो है वो टच हो. टू हिंज देम यू कैन यूज एडहेसिव टेप प्लेस. सो इसको क्या करना है, अटैच करने के लिए दोनों को आप एडहेसिव टेप जो होता है ना, सेलोफेन टेप, उसका यूज कर सकते हो. Place a coin in between the mirrors. How many images of the coin do you see? So अब जब आप यहाँ पर बीच में क्या रख रहे हो, एक कॉइन रख रहे हो, तो उस कॉइन की कितनी इमेजेस दिखेंगी. तो जब आपने राइट एंगल पे उस मिरर को रखा हुआ है ना, दोनों मिरर्स को, तो आपको कितनी 3 इमेजेस दिखेंगी. Now hinge the mirror using the adhesive tape at different angle, say 45, 60, 120, 180, etc. सॉरी. तो अब आपको क्या करना है, और मिरर को अलग अलग एंगल्स पे प्लेस करना है, 40 जैसे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री. सो इन सारे एंगल्स पे प्लेस करके बीच में कॉइन रखना है एंड उसकी इमेजेस काउंट करना है. बहुत सिंपल सा है. प्लेस सम ऑब्जेक्ट से अ कैंडल इन बिटवीन देम एंड उसके बीच में क्या है, आप दोनों के कॉइन्स के बीच में कैंडल भी रख सकते हो. नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस. तो हर एक कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं. तो जब 90 डिग्री पे रख रहे हैं तो क्या है, 3 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं. जब आप 45 डिग्री पे रखोगे तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, 7,
60 डिग्री पे रखेंगे तब 5 इमेज फॉर्म होंगी, 120 डिग्री पे रखते हैं तो 2 इमेजेस फॉर्म होंगी, एंड जब हम 180 डिग्री पे रखते हैं तो सिर्फ 1 इमेज फॉर्म होगी। सो दो मिरर के कॉम्बिनेशन में आप ये देखो कि जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है ना तो नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज हो रही हैं। जैसे 180 डिग्री में ओनली 1 इमेज, 120 डिग्री में 2 इमेज, 90 डिग्री में 3 इमेज, 60 डिग्री में 5 इमेज एंड 45 डिग्री में 7 इमेज। तो जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस हैं। फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। उसके अलावा क्या करना है, आपको दोनों मिरर को पैरेलल रखना है। फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड बिटवीन देम आर फॉर्म्ड। सो अगर वो दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कैंडल रख दी तो फिर हमें इमेज देखना है। तो जब दोनों मिरर्स को आप पैरेलल रखोगे ना तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ दैट मीन्स कि आप अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं। सो यहाँ पर दी हुई है ये मिरर्स है दोनों एंड इसके बीच में कैंडल रखने के बाद इमेजेस को ऑब्जर्व किया हुआ है। Then can you now explain how you can see the back of your head at the hairdresser shop? So अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कैसे बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो सकती है, कि फर्स्ट एक पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई वहां से रिफ्लेक्ट होती है एंड देन अगेन वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करती है, एज अ इंसिडेंट लाइट वर्क कर रही है। सो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी हम क्या बोल सकते हैं कि हम कैसे देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. So जो images का फॉर्मेट है ना कि मतलब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है मिरर से, वो किस पे डिपेंड करता है या फिर कहाँ पर यूज होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है कैलिडियोस्कोप, जहाँ पर क्या किया जाता है, प्लेन मिरर को एक एंगल पे प्लेस करके उससे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलिडियोस्कोप योरसेल्फ, एंड ये जो कैलिडोस्कोप है उसको आप अपने आप भी बना सकते हो। एक्टिविटी 16.6 में दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। सो टू मेक अ कैलिडोस्कोप, get 3 rectangular mirror strip each about 15 cm long and 4 cm wide. So ऐसे मिरर की जो स्ट्रिप्स हैं, रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप, साइज दिया हुआ है उतना साइज की हमको लेना है। Join them together to form a prism as shown in figure 16.12a. So जैसे 16.12 फिगर में दिया हुआ है ना कि तीनों को एज इन द शेप ऑफ प्रिज्म हमें अटैच करना है। नाउ फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, एंड देन ये जो प्रिज्म बनाया है आपने इसको एक ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर में रखना है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप, और ध्यान क्या रखना है कि ये जो ट्यूब है ना वो मिरर स्ट्रिप से थोड़ा सा बड़ा हो। Close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center. अब एक साइड को क्या है, कार्डबोर्ड डिस्क से बंद करना है एंड उस कार्डबोर्ड डिस्क में क्या है, सेंटर में होल करना है। थ्रू विच यू कैन सी, एंड होल किस लिए करना है, जिससे आप उसमें से देख सको। To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the कार्डबोर्ड, एंड जो डिस्क को ज्यादा ड्यूरेबल बनाना है तो उस डिस्क के अंदर क्या कर सकते हैं, एक और चीज, उसको आप प्लास्टिक शीट से कवर कर दो। एट द एंड टचिंग द मिरर फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, एंड एंड पॉइंट पर क्या करना है कि वो जो ग्लास प्लेट्स है ना वो डिस्क को टच करें, तो ऐसे सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट रखना है। Place on this glass plate several small pieces of colored glasses, broken pieces of colored bangles, and उस प्लेन मिरर के ऊपर जो सर्कुलर प्लेन मिरर है ना उसके ऊपर colored glasses के पीस रखना है। Then choose this end of the tube by a ground glass, close this end of the tube by a ground glass plate, allow enough space for the color pieces to move around, and then क्या करना है, बाकी के जो सेकंड साइड है उसको भी क्लोज कर देना है एंड फिर मूव अराउंड, जो कलर्ड पीसेस है ना उनको मूव करना है इधर उधर। सो इससे क्या होगा ना कि जब आप उस होल में से देखोगे सो अंदर एक तो 3 सरफेस है मिरर की, उसकी वजह से क्या दिखेगा, ब्यूटीफुल कलरफुल पैटर्न्स ऑब्जर्व कर पाओगे आप।
एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैलिडोस्कोप, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, कि लाइट एक बार एक मिरर पर स्ट्राइक करके डबल से रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि हम वैरायटी ऑफ पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इस टाइप से जो आप इंस्ट्रूमेंट एक बना रहे हो, डिवाइस बना रहे हो, वो क्या बन जाएगा, कैलिडोस्कोप। सो योर कैलिडोस्कोप इज रेडी। व्हेन यू पीप थ्रू the hole, you will be able to see a variety of patterns in the tube। and जब आप ये जो circular disc में hole था ना, इससे देखोगे so आप variety of patterns observe कर पाओगे। An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again। and एक interesting चीज क्या होती है ना इस इंस्ट्रूमेंट की, कि एक ही टाइप का पैटर्न हम बार बार नहीं देख सकते। इवन कई बार तो एक पैटर्न जो है वो सेकेंड टाइम भी देखने को रेयर होता है। Designers of wallpaper and fabrics and artists often use kaleidoscope to get ideas for new पैटर्न्स। तो जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वॉलपेपर और फैब्रिक डिजाइनर हैं या फिर आर्टिस्ट होते हैं, वो कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि कैलिडोस्कोप जो पैटर्न्स बनाता है वो उसको कॉपी कर लेते हैं। एंड कैलिडोस्कोप इतने सारे डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है कि वो पैटर्न्स रिपीट नहीं हो पाते। To make your toy attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper। So, अगर किसी टॉय को आपको अट्रैक्टिव बनाना है ना, ये जो आपका कैलिडोस्कोप है, सो इसकी बाहर की जो ट्यूब है इसे कलरफुल पेपर में रैप कर दो तो ये और ब्यूटीफुल दिखेगा। सो क्लियर है, एक हमारा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बन गया जो कि क्या था, कैलिडोस्कोप। नाउ एक्टिविटी 16.7 देख लेते हैं अब हम। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज। अब यहाँ पर क्या करना है, हर जगह हमें प्लेन मिरर ही चाहिए, यहाँ पर भी एक प्लेन मिरर लेना है। प्लेस इट इन अ बोल एज शोन इन फिगर 16.13। उसके बाद उस प्लेन मिरर को, जैसे यहाँ पर एक कटोरी रखी हुई ना, बोल है, उसमें रखना है। नाउ फिल द बोल विथ वाटर, एंड वाटर को क्या करना है, बोल में फिल कर देना है। Put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight falls on the mirror। and वो जो bowl है जहाँ पर water है उसको sunlight के presence में रख देना। Adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on a wall। एंड उस जिसमें भी आपने वाटर में मिरर जो रखा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है ना, सो वॉल पे दिखे वो लाइट। इफ द बॉल इज नॉट वाइट फिक्स्ड अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट। एंड अगर वॉल इन केस वाइट नहीं है तो उतनी स्पेस पर क्या करो, वाइट पेपर शीट स्टिक कर दो। Reflected light will be seen to have many colors। How can you explain this? तो जो reflected light होगी ना, उसके पास बहुत सारे colors होंगे। The mirror and water from a prism। तो अब हम ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लाइट दिखेगी ना वॉल पे, वो अलग अलग कलर्स में है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। कैसे हैं कि ये जो मिरर है एंड वाटर है वो क्या कर लेता है, एक प्रिज्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे क्लास 7 में हमने रेनबो के बारे में पढ़ा ना, तो रेनबो में भी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एंड एयर है। सो यहाँ पर भी वाटर है एंड मिरर है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रिज्म का फॉर्मेशन। सो दिस ब्रेक अप द लाइट इनटू इट्स कलर। तो ये क्या करता है, लाइट को उसके रिस्पेक्टिव कलर्स में ब्रेक डाउन कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। एंड एक जो लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनी है, एंड उन कलर्स को स्प्लिटिंग करना ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन शोइंग डिस्पर्शन। एंड रेनबो एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि क्या है, किस पे बेस्ड है, डिस्पर्शन पे बेस्ड है। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जब किसी बोल में वाटर एंड मिरर है, उससे लाइट पास हो रही है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, मिरर की तरह, प्रिज्म की तरह। एंड प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो वो सेवरल कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर ये है कि हमने आर्टिफिशियली तो देख लिया कि व्हाइट लाइट भी आप डाल रहे हो, सो बिकॉज ऑफ द प्रिज्म वो क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। बट सनलाइट जो है वो व्हाइट लाइट है या कलर्ड है, सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। इन क्लास 7th you learned that the
सनलाइट इज रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। तो क्लास 7th में क्या पढ़ा कि सनलाइट को ही हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। You also learned that it consists of 7 colors. So ये जो लाइट होती है ना डिस्पर्स होती है, इसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। Here is another activity showing that sunlight consists of several colors. तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जो ये वाला हमने पढ़ी अभी, वो क्या शो करती है कि जो लाइट है ना वो उसमें बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ जिसमें आपने वाटर और मिरर रखा हुआ है उस पर भी कौन सी लाइट आ रही है? विंडो से सनलाइट ही आ रही है। द आई हैज तो यहाँ तक हुआ। तो हमने अब देख लिया क्या इस एक्टिविटी में कि जो सनलाइट है वो बहुत सारे डिफरेंट कलर से मिलके बनी है। अब नेक्स्ट है क्या? व्हाट इज इनसाइड अवर आई। तो हमारे आई में जिसे हम देख रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसमें क्या है? वी सी थिंग्स only when light coming from them enter our eyes। तो हम कोई भी चीज क्यों देख रहे हैं या लाइट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो जो है हमारे आईज में एंटर करती है। आई इज वन ऑफ अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। और आई जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि जो हम साइट है कोई भी चीज देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ आईज। सो आईज इज वन ऑफ द मोस्ट important sense organ. It is therefore important to understand the structure and working. So इतना important structure है तो उसका working and structure तो पता होना चाहिए। So हम यहाँ पर देख लेते हैं structure and working. The eye has a roughly spherical shape. So eye इसका शेप कैसा होता है? रफली स्फेरिकल होता है, मतलब एकदम सर्कल नहीं होता। द आउटर कोट ऑफ द आई इज व्हाइट। और जो आईज का आउटर मोस्ट कोट है वो क्या है? व्हाइट कलर का होता है। इट इज रफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट। एंड बाहर जो पार्ट है वो क्या है? रफ है, टू प्रिवेंट द इंटरनल पार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड। सो अब आई के पार्ट्स हैं यहाँ पर, जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है वो क्या है? कॉर्निया। सो आई का यहाँ पर अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखें, सबसे बाहर क्या होता है? कॉर्निया होता है। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। एंड कॉर्निया के बाद क्या प्रेजेंट है? डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो आइरिस है। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। एंड आइरिस जो है वो कहाँ पर है? आइरिस में छोटा सा एक जो होल होता है, या बोल सकते हैं बीच में गैप होता है, वो क्या है? प्यूपिल है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। सो आइरिस वो पार्ट है जहाँ पर आइस का ये अलग अलग कलर जो होता है ना, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, सो ये सब किसकी वजह से है? आइरिस की मसल्स की वजह से है। The size of the pupil is controlled by the iris. The iris is that part of the eye which gives it a distinctive color. So when we say that if a person has green eyes, we infer actually to the color of the iris. So अगर आप किसी को बोल रहे हो blue eyes, black eyes, brown eyes, green eyes, तो वो किसकी वजह से है? iris की हेल्प से है। The iris controls the amount of light entering through the eye. Let us see. So iris क्या कंट्रोल कर रहा है? जो आइस में जो भी लाइट एंटर करेगी वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। तो अब हमने यहाँ पर कुछ पार्ट पढ़े, पार्ट्स जो देखे थे आइस के, वो हैं कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके बाद जो आइरिस है वो क्या कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी। उसके अलावा क्या है? सीलियरी मसल्स हैं जो कि ये आई लेंस एंड आई बॉल को पकड़ के रखते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या है? जहां पर ये रेटिना पार्ट होता है, इधर जो भी नर्व्स हैं वो आके यहाँ से ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। क्लियर है? रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और सो यहाँ पर हमने देखा क्या? ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। नाउ देयर इज अ कॉशन आल्सो फॉर दिस एक्टिविटी, नेवर यूज अ लेजर टॉर्च। सो इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए कि किसी आप थर्ड पर्सन की आईज देख रहे हो तो उसके लिए क्या है? लेजर टॉर्च का यूज करना रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाता। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर आईज के जो पार्ट हैं, कोरोना, प्यूपिल, आइरिस, देन उसके बाद लेंस होता है, सीलियरी मसल्स हैं, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ये सारे पार्ट्स भी आईज में ही हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। देन एक्टिविटी 16.6 है
लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर क्या करना है, अपनी फ्रेंड की किसी भी फ्रेंड की आईज को ऑब्जर्व करना है एंड उसमें जो प्यूपल जो होती है उसका साइज देखना है। सो स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपल वंस अगेन। अब फर्स्ट कंडीशन में जब लाइटेड है उस कंडीशन में प्यूपल का साइज देखना है एंड देन जब डार्कनेस हो जाएगी। डू यू नोटिस एनी चेंज इन केस वॉज द पीपल लार्जर। तो अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि किसी भी केस में पीपल लार्जर थी क्या। व्हाट डू यू थिंक इट वाज सो क्या हो सकता है कि मतलब जो पीपल है जब उस पर ज्यादा लाइट गई तब वो लार्जर है या तब वो स्मॉलर है। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। एंड कौन से कंडीशन में लाइट को क्या है जो इंक्रीज करना पड़ता है, जब आइरिस जो है वो प्रॉपरली ओपन हो रहे हैं या जब आइरिस प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि जब लाइट का जो अमाउंट है वो जो टॉर्च से लाइट आ रही है वो जब आइस पे आएगा तो जो प्यूपल का साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे एंड लाइट का वेस्टेज ना हो। और जब लाइट स्विच्ड ऑफ हो जाएंगे तो प्यूपल क्या है, एनलार्ज हो जाएगा टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि टॉर्च के डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। Then behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. What kind of lens is thicker at the center? So pupil के पीछे क्या है, आई में लेंस है एंड जो थिकर है सेंटर से और जो कॉर्नर्स है वहां पर टैपरिंग एंड्स है। तो ये किस टाइप का लेंस है जो कि सेंटर में थिक है। रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट लेंसेज इन क्लास 7। तो यहाँ पर अगेन रिकॉल करना है क्लास 7 को। The lens focus light on the back of the eye on a layer called retina. So जो लेंस है वो कहाँ पर फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है। The retina contains several nerve cells and retina में क्या है, बहुत सारी nerve cells present है। Sensations felt by several cells are then transmitted to the brain through the optic nerves. There are two kinds of cell. तो जो रेटिना में क्या है, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। कोई भी सेंसेशन जब होता है ना नर्व सेल में तो वो क्या है, कहाँ ट्रांसमिट हो जाते हैं, ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड वहां से जो भी मैसेज है वो कन्वे करते हैं। अब जो दो टाइप की सेल्स होती हैं वो क्या है, कोन्स एंड रॉड्स। सो कोन्स क्या है, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। सो कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एंड सेकेंड दिया हुआ है कि रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। सो कोन्स क्या है, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं एंड रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। कोन्स सेंसेस कलर्स। तो कोन्स जो है वो क्या सेंस करती हैं, कलर सेंस करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर इज नो सेंसरी सेल्स। तो क्या ऑब्जर्व किया गया है जब से आई का स्ट्रक्चर जब देखा तो कि जो जंक्शन पॉइंट है ना जहाँ पर ऑप्टिक नर्व एंड जो सेंसरी रेटिना पे जब ऑप्टिक नर्व आके मिलती है सो उस पॉइंट पे क्या है, कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं है। सो अगर सेंसरी सेल्स नहीं है सो देयर विल बी नो विजन। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो क्योंकि सेंसरी सेल्स होने की वजह से तो हम विजुलाइज कर रहे हैं ना, अब उस पॉइंट पर ये जो सेल्स हैं रॉड्स एंड कोन्स वो है ही नहीं, तो हम कैसे देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। उसे क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलो। एंड इसका कैसे दिया हुआ है एग्जिस्टेंस की ब्लाइंड स्पॉट जो है, हम एक्टिविटी 16.9 के थ्रू देखते हैं। Make a round mark and cross on the sheet of paper with the spot to the right of the cross। एक राउंड मार्क करना है एंड एक क्रॉस मार्क करना है शीट ऑफ पेपर पे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क मे बी 6 to 8 सेंटीमीटर एंड दोनों मार्क के बीच का डिस्टेंस 6 to 8 सेंटीमीटर रख सकते हो। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई। अब उस पेपर शीट को कितना डिस्टेंस पे रखना है, आर्म की जो लेंथ है मतलब अपने आर्म को स्ट्रेच करके
एंड हैंड में पेपर होल्ड करना है। क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस। सो अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके इस क्रॉस को ऑब्जर्व करना है कंटिन्यूसली। नाउ मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, एंड उसके बाद क्या करना है, शीट को स्लोली स्लोली आईज के क्लोजर लेकर आना है। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, एंड आई को जो है वो क्रॉस पे ही रखना है। What do you find? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? Does the round mark disappears at some point? तो जो राउंड मार्क है वो कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। नाउ क्लोज योर राइट आई, एंड उसके बाद क्या करना है, ये सेम जो चीज है वो राइट आई को क्लोज करके ऑब्जर्व करना है। लुक एट द राउंड मार्क एंड रिपीट द एक्टिविटी। तो राइट आई को क्लोज करके क्या करना है, यही सेम एक्टिविटी हमें रिपीट करना है एंड ऑब्जर्वेशंस करना है कि जो क्रॉस है वो डिसअपियर होता है कि नहीं होता। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शो दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना which cannot send message to the brain when light falls on it. So ये जो डिसअपियरेंस हो रहा है ना क्रॉस और सर्कल का, राउंड का, so वो क्या शो करता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो रेटिना है वो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचा पाती। मतलब रेटिना पे क्या है, लाइट फॉल्स करेगी और उसका डिस्टेंस जो है वो सर्टेन अनसर्टेन है, सो उस कंडीशन में वो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचा पाती है। सो क्लियर है ना, यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया कि ये जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो रहा है। सिंपल सा आप ट्राई करो, एंड जो डिसअपियरेंस है दैट शोज द रेटिना इज नॉट सेंडिंग द मैसेज टू द ब्रेन। The impression of an image does not vanish immediately from the retina. And ये जो impression होता है ना image का, वो immediately नहीं गायब होता है। It persists for about 1/16th of the second. 1 second का भी 16th part, that is really small. So उतने टाइम के लिए तो कोई भी चीज दिखती है, उसके बाद जो है वो इंप्रेशन या जो भी है चीज वैनिश होती है। सो स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 per second, देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। सो अगर क्या हो रहा है ना, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, कि कोई स्टिल इमेज जो बन रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है क्या आई के सामने, एंड वो सिर्फ कितनी देर के लिए बन रही है, वो 1/16th सेकेंड के बाद या फिर सिर्फ 1/16th सेकेंड के लिए ही एक फ्लैश के टाइप में आईज के सामने आ रही है, तो आईज उसको क्या कंसिडर कर लेती है, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। क्लियर हो गया ना। देन एक्टिविटी 16.10 है, what you have to do here is get a square piece of cardboard of size 6 to 8 centimeter. तो ये कार्डबोर्ड का साइज कितना लेना है, 6 to 8 centimeter. Make 2 holes as shown in figure 16.16 and इसमें क्या करना है, 2 होल्स बनाने हैं। Draw paste a cage of on one side of the cardboard and bird on the other side. तो एक साइड पे आपको बर्ड ड्रॉ करना है, दूसरे साइड पर केज। Twist the string and make the card ट्रिल रैपिडली, एंड देन क्या करना है, आप जब ये स्ट्रिंग को ट्रिल करोगे, ट्विस्ट करोगे, तो जो दोनों शीट्स है ना, कार्ड है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, क्लोज होंगे। डू यू सी द बर्ड इन द केज? तो इस कंडीशन में क्या आपको केज में बर्ड दिखती है, तो क्या होगा ना, यस यू विल सी द बर्ड इन द केज। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इंप्रेशन जो रेटिना पे परसिस्ट हो रही है ना, वो बहुत ही कम टाइम के लिए, दैट मीन्स कि अबाउट 1/16th ऑफ सेकेंड के लिए हो रही है, इसलिए आईज ने क्या किया, कंसिडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है, एंड ये बर्ड जो है वो केव में दिख जाएगी। The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. So जो आप movies देखते हो ना, वो क्या होता है कि पिक्चर्स होते हैं, वो एक सेपरेट पिक्चर, बहुत सारी सेपरेट पिक्चर्स को ज्वाइन कर दिया जाता है एंड एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में। दे आर मेड अप to move across the eye usually at the rate of 24 picture per second, that means कि faster than 16 per second. सो यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में हमें 16 इमेजेस दिख रही हैं, बट जब पिक्चर को बनाया जाता है ना, एक मूवी बनाई जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि 24 पिक्चर्स को पर सेकेंड आई में इमेज फॉर्मेशन होता है। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, इसीलिए क्या है, इतना कम टाइम के लिए वो अब इमेज जो है हमारे आई में परसिस्ट करती है, दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट एज मूविंग पिक्चर।
So nature has provided eyes with eyelids to prevent any object from entering the eyes. तो आई में क्या है, जो पार्ट्स है आई के ना वो उसके हेल्प करने के लिए है. जैसे प्यूपिल जो होता है उसका फंक्शन क्या है, आईलिड्स जो है, दैट मीन्स कि आईलिड्स शट डाउन हो जाते हैं ना, तो लाइट सब नहीं रिक्वायर्ड है तब वो शट डाउन हो जाते हैं. क्योंकि अगर आप आईज ओपन करके सो सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज सनलाइट या फिर जो रूम की लाइट है वो आती रहेगी. दैट इज वाई क्या है, आईज शट होती हैं जिससे उससे कोई भी लाइट एंटर ना हो. आईज इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट it can clearly see distant object as well as objects nearly. So eye क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बोल दिया हुआ है यहाँ पर. इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्योंकि उससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट भी विजुअलाइज कर रहे हैं. The minimum distance at which the eye can see object directly varies with एज. सो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, कि अब हर एज में क्या है कि आप ओल्ड एज वालों को देखोगे वो बहुत दूर का डिस्टेंस का नहीं देख पाते हैं. सो ये कितना डिस्टेंस जो कोई भी पर्सन देख सकता है वो किस पे डिपेंड करता है, एज पे. द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर. एंड जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है ना, दैट मीन्स कि जिस पे आप नॉर्मल आई से बिना स्ट्रेन के बिना स्ट्रेस के देख रहे हो वो कितना है, 25 सेंटीमीटर. अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखोगे तो मे बी पॉसिबल ब्लर दिख सकता है एंड दिखेगा ही नहीं. बट अगर 25 सेंटीमीटर से क्लोजर भी रखते हो उस कंडीशन में भी क्या होगा, क्लियरली आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्लियर नहीं होगा. सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स close to them clearly but cannot see distant object so clearly. So कुछ लोग क्या है कि nearby objects तो easily देख लेते हैं but दूर की जो objects हैं वो नहीं देख पाते. On the other hand, some person cannot see objects quite well. तो कुछ लोग क्या है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देखते हैं. सो सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल. सो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख रहे हैं बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली नहीं देख पा रहे हैं. With suitable corrective lenses, these defects of eye can be corrected. So suitable lens की हेल्प से क्या है, ये सारे डिफेक्ट्स को क्लियर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है. समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी. और ओल्ड एज में क्या होता है, आई साइट जो है वो फॉगी हो जाती है. दैट मीन्स कि एक चीज वो ब्लर बोलते हैं ना, धुंधला धुंधला दिखने लगता है. इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी. एंड वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आई लेंस जो है ना वो क्लाउडी हो जाते हैं. When it happens, persons are said to have cataract. एंड उस कंडीशन में क्या बोल दिया जाता है कि क्या है, कैटरैक्ट है. There is a loss of vision, sometimes extremely severe. एंड उसमें क्या होता है, जो विजन है वो एक्सट्रीमली सीवियर भी हो जाता है कि बिल्कुल ही दिखता नहीं है. इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट. तो इस डिफेक्ट को भी ट्रीट करना क्या है, पॉसिबल है. द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड. तो क्या होता है, उसमें जो ओल्ड लेंस है उसको रिमूव करके न्यू एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर. सो आज की जो टेक्नोलॉजी है ना उसने इस प्रोसीजर को सिंपल भी बना दिया है एंड थोड़ा सेफ बना दिया है. अब आपने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि कुछ पर्सन हैं जो दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं बट पास की नहीं देख रहे हैं एंड कुछ पास की देख रहे हैं बट दूर की नहीं देख रहे हैं. सो इस कंडीशन में जो होती है ना वो डिसीज होती हैं. तो दो डिसीज हैं इससे रिलेटेड. फर्स्ट वन है क्या, मायोपिया. ये क्या कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है वो जो फार पॉइंट होता है ना, जैसे ये 25 सेंटीमीटर है, उससे दूर का डिस्टेंस नहीं देख पाते हैं. दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस. मतलब पास का तो दिख रहा है बट दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखती हैं. तो ये क्या हो गया, मायोपिया और नियर साइटेडनेस. एंड सेकेंड वन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया. उस कंडीशन में क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं. मतलब द इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू सी द नियरर ऑब्जेक्ट बट कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट. तो दूर का दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा है, तो है हाइपरमेट्रोपिया. एंड
पास का दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा है, तो वो क्या है, मायोपिया। एंड क्या यूज होता है इसके लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया, जब आपको पास का नहीं दिखता है उसके लिए यूज होता है डबल कन्वेक्स लेंस। हमने जो स्फेरिकल मिरर पढ़ा है ना, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, तो वहां पर ही हमने पढ़ा था लेंस भी। तो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस होता है, यूज होता है जब आपको पास का नहीं दिखता है, एंड कनकेव लेंस यूज होता है जब दूर का नहीं दिखता। मायोपिया में कनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया ना। उसके अलावा जो ये आप बोल रहे हो कि ब्लर है, जो हमने पढ़ा कि फॉगी हो जाती है, वो क्या है, प्रेसबायोपिया है। एंड ये जनरली किससे होता है, एज के साथ होता है। सो कुछ कंडीशंस में तो यहाँ पर क्या है, बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, बट अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो जाती है विजन में और विजन लॉस होने लगता है, उस कंडीशन में सर्जरी हो सकती है, कैटरेक्ट की कंडीशन में सर्जरी हो जाती है। सो क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट है कि हमने आईज के फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज के बारे में तो पढ़ा कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, कॉर्निया का क्या फंक्शन है, ऑप्टिक नर्व है, वो मैसेज लेके जा रही है रेटिना पे, इमेज का फॉर्मेशन होता है, आईएस जो है वो लाइट्स कंट्रोल करती है। तो ये फंक्शन हमें पता चल गए। अब हमें आई को केयर कैसे करना है आई की, सो it is necessary that you take proper care of your eyes. So उसके लिए आपको eyes की proper care करना है। If there is any problem, you should go to an eye specialist. So अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आईज में, तो उसके लिए सबसे पहले किसके पास जाना है, आई स्पेशलिस्ट के पास। हैव अ रेगुलर चेकअप, एंड उसके बाद आईज का रेगुलर चेकअप लेना भी जरूरी है। एंड उसके कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर आपको विजन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज क्लियरली नहीं दिखती है, तो उसके लिए स्पेक्टिकल्स का यूज करना है। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज, बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा लाइट जो है, जैसे डिस्टेंस है ना, एक मिनिमम डिस्टेंस है, सो वैसे ही लाइट का क्राइटेरिया भी है। सो बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत कम लाइट भी हार्मफुल होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, तो अगर आप सोच रहे हो कि ज्यादा लाइट में हार्मफुल है, कम लाइट में अगर आप पढ़ोगे कि सफिशिएंट लाइट नहीं है, उस कंडीशन में आईज पे स्ट्रेन होगा एंड हेडेक होगा। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ अ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, एंड बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट होगी तो उससे क्या होगा, रेटिना इंजर हो सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, तो कोई भी अगर पावरफुल लाइट है उस पर डायरेक्टली नहीं देखना है, बिकॉज उससे क्या होगा, रेटिना डैमेज हो सकता है। नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर। सो कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आईज में चला जाता है तो रब ना करके उसको वॉश करना है। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, एंड अगर फिर भी इन्फ्लेमेशन होता है आईज में डस्ट जाने के बाद वाटर से क्लीन करने पर भी, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, तो जो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस है, हमेशा उतना डिस्टेंस मेंटेन करके ही पढ़ना है। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज और to your eyes और keeping it too far, and simply क्या है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोजर या फिर ज्यादा फार्दर कोई भी ऑब्जेक्ट रख के नहीं उसको व्यू करना है, ऑब्जर्व करना है। You learnt about balanced diet in class 6th, and class 6 में क्या पढ़ा है, बैलेंस डाइट, जहाँ पर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के लिए वो थे। इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आईज में ऑल्सो सफर, सो हमने विटामिन जहाँ पढ़े थे ना, तो विटामिन ए के क्या है, आई साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, सो कौन से डिसीज होते हैं, विजन से रिलेटेड। सो लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगी, बहुत सारे आई ट्रबल्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन अमंगस्ट देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, एंड सबसे कॉमन क्या है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में होता है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस। One should therefore include in the diet components which have vitamin A. So diet में क्या include करना है, vitamin A rich food substances that are raw carrot, broccoli and green vegetables such as spinach and cod liver oil are rich in vitamin A. So ये कुछ substances हैं जो vitamin A rich होते हैं।
Eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. So अगर आई में विजन लॉस होता है तो ऐसे फूड सब्सटेंसेस लेना है जो कि क्या है, विटामिन ए रिच है, एंड उससे क्या होगा ना, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल होगी एंड आई साइट नॉर्मल रहेगी. सो नेक्स्ट टॉपिक अब है क्या, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट. तो यहाँ पर तो अभी तक देख रहे थे कि आई साइट को नॉर्मल करने के लिए क्या है, विटामिन ए रिच फूड लेना चाहिए या स्पेक्टिकल्स लगाने चाहिए. बट जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, दैट मीन्स कि जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से वो पढ़ सकते हैं एंड लिख सकते हैं. वो देखते हैं हम क्या है. Some persons including children can be visually impaired. तो ये क्या है, कुछ चिल्ड्रंस या फिर कोई भी visually impaired हो सकता है by birth. They have very limited vision to see things. तो कई बार वो completely blind होते हैं या फिर limited vision होता है. Some persons cannot see at all since birth. And कुछ लोग क्या होते हैं, by birth blind होते हैं. Some persons may lose their eyesight because of a disease or an injury. And कुछ लोगों की किसी disease, accident या फिर injury में eyesight चली जाती है. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. And अगर उनकी blindness हो जाती है, मतलब eyesight चली गई है, उसके अलावा वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बाय द सेंस, मतलब टच करने से या फिर वॉइसेस जो होती हैं उससे वो अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस को. दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली. एंड इसलिए वो क्या करते हैं, जो बाकी जो सेंसेस होते हैं वो और ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. And कुछ additional resources भी हैं जिससे वो अपनी capabilities को और ज़्यादा enhance कर सकते हैं. वो क्या है, सो यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, दैट ब्रेल सिस्टम. कि ब्रेल सिस्टम है जो एक ब्लाइंड के लिए बोल सकते हैं हम बोन है. तो व्हाट इज दिस, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल. सो ये जो ब्रेल सिस्टम है ये फर्स्ट किसने लेकर आया था, लुइस ब्रेल ने. सो लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इन 1821. सो लुइस ब्रेल जो है वो भी क्या थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, एंड उन्होंने बाकी जो विजुअली चैलेंज पर्सन थे उनके लिए एक सिस्टम लेकर आए जो कि क्या था, ब्रेल सिस्टम. एंड ये पब्लिश कब किया, 1821 में. So the present system was adopted in 1932, but उन्होंने उस टाइम पे पब्लिश तो कर दिया था, बट अडाप्ट कब हुआ ये 1932 में. There is Braille code for common languages. So common language जैसे है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं ना, so वैसे ही Braille code भी एक लैंग्वेज है. Many Indian languages can be read using the Braille system. एंड ये जो कोडिंग सिस्टम है ना Braille का, उसके थ्रू काफ़ी सारी इंडियन एंड जो दूसरी लैंग्वेज है वो आइडेंटिफाई या पढ़ी जा सकती हैं. यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है ब्रेल सिस्टम की, वो हम देखते हैं. ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स. तो ब्रेल सिस्टम जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं ना, ऐसे ही ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं. Each character represents a letter, a combination of letters. And हर एक जो पैटर्न है ना, डॉट पैटर्न है, वो क्या शो कर रहा है, या तो एक किसी लेटर को रिप्रेजेंट करता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को और किसी कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. और एनी ग्रामेटिकल साइन. डॉट्स आर अरेंज्ड इन द सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो डॉट पैटर्न है वो कैसे होता है, 2 वर्टिकल रोज होती हैं, उसमें 3 डॉट्स होते हैं हर एक रो में. तो पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो. सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे CAT को रिप्रेजेंट करने ये जो डॉट पैटर्न है, एंड कॉमा, ये कुछ और कॉमन पैटर्न्स दिए हुए हैं डॉट सिस्टम में. These patterns when embossed on braille sheets help visually challenged person to recognize word by touching. So जो blind persons होते हैं या visually challenged person है, वो इन डॉट्स को टच करके with the help of their hands आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. So कॉमन है, अगर वो टच करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो डॉट्स होते हैं वो स्लाइटली रेज्ड अप होते हैं, तभी तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना.
So visually impaired people learn the braille system by beginning with letters, then special characters and letter combinations. तो जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, तो इनिशियली क्या पढ़ते हो, आप भी अल्फाबेट्स पढ़ते हो, फिर अल्फाबेट से वर्ड मेकिंग पढ़ते हो. ऐसे ही हिंदी और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, बेसिकली 1 2 3 अकाउंटिंग होती है. सो इसी टाइप से जो ब्रेल सिस्टम है वहाँ भी पहले लेटर्स पढ़ाए जाते हैं. उसमें बिगनिंग में लेटर्स होंगे, देन स्पेशल कैरेक्टर्स, और उसके बाद लेटर्स का कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है. मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग. एंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लेटर्स को या फिर वर्ड्स को, उस ब्रेल सिस्टम में जो डॉट्स हैं रेज्ड अप होते हैं उनको टच करके. Each character has to be memorized. एंड जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं ना, उनका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है, बिकॉज ये सारे जो लेटर्स हैं उनको मेमोराइज भी करना होता है. ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स और बाय मशीन्स. और ये जो ब्रेल टेक्स्ट होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, जनरली मशीन से या फिर हैंड से भी इम्प्रिंट किए जा सकते हैं. टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स have now been developed. So क्या हुआ है ना कि ब्लाइंड लोगों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो टाइपराइटर और प्रिंटिंग मशीन्स एंड इवन मोर डिवाइसेस, उनमें क्या हो गया है ना, जो स्विचेस होते हैं या बटन्स होते हैं, वहाँ पर ब्रेल सिस्टम में जो डॉट पैटर्न है वो इम्प्रिंटेड है, जिससे कि वो जो भी है ब्लाइंड लोग को यूज़ करने में ईजी लगे. तो क्लियर है यहाँ पर कि ब्रेल सिस्टम क्या है, किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए एक टाइप का बून है, जिससे वो एट द प्रेजेंट वर्ल्ड आगे जा सकते हैं. सो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े, देन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. उसके अलावा जो आई के पार्ट्स हैं, ह्यूमन आई में कॉर्निया है, आइरिस है, रॉड्स एंड कोन्स के जो फंक्शंस हैं. तो क्लियर है कितना मिनिमम डिस्टेंस पे हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, आई की केयर के कैसे करना है. देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, ब्रेल सिस्टम. सो इस चैप्टर में अब हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन. सो आप एक डार्क रूम में हो, सो आप रूम के अंदर देख सकते हो या फिर रूम के बाहर देख सकते हो, क्या एक्सप्लेन करना है. तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या दो चीज़ रिक्वायर्ड है, आईज एंड द लाइट. सो जब आप डार्क रूम में हो तो वहाँ पर आपकी आईज ओपन है, स्टिल लाइट प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई आप वहाँ पर नहीं देख सकते. तो वी कैन नॉट सी इन द डार्क रूम इन द रूम, बट वी कैन सी आउटसाइड. जो भी ऑब्जेक्ट्स बाहर साइड है वो देख सकते हैं, बिकॉज वहां पर लाइट अवेलेबल है. इन केस अगर बाहर भी लाइट अवेलेबल नहीं है तो नहीं देख सकते. बट क्या है, अगर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर कि आउटसाइड द रूम देयर इज लाइट अवेलेबल, तो जो लाइट रेज है वो आईज में एंटर करेंगी, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यू कैन इजीली सी द ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर हमें रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फर्स्ट तो क्या बताना है, डिफरेंस. तो हम डिफरेंस देख लेते हैं पहले कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें रिफ्लेक्टेड रे क्या थी, पैरेलल होती हैं, बट जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होती है. रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पे, एंड जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर होता है, रफ सरफेस पे. यहाँ पर जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में इरेगुलर कहीं भी मूव कर जाती हैं. सो हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं क्या कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, दैट इज वाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है. सो नो, ये जो क्वेश्चन आ जाएगा ना कि डज इट मीन दैट द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आंसर इसका क्या है, नो, इट डज नॉट मीन दैट देयर इज फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इंडिविजुअल लाइन जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं, बट कंबाइंडली अगर हम देखें उस कंडीशन में जो है लाइन्स में पैरेलल नहीं जाती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो तो होता है वहां पर. क्लियर है. देन थर्ड क्वेश्चन में है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जस्टिफाइड आंसर. तो यहाँ पर कुछ 6 कंडीशंस दिए हुए हैं, 6 सरफेस हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन से कंडीशन में रेगुलर रिफ्लेक्शन है एंड कहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, एंड उसका रीजन भी बताना है. सो फर्स्ट वन इज
पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड वुडन टेबल है, तो पॉलिश्ड सरफेस पे हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि ये सरफेस क्या है, प्लेन एंड पॉलिश्ड है। सेकेंड, चॉक पाउडर क्या है, इरेगुलर है, रफ सरफेस बनाएगा, दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सा है ये तो। कार्डबोर्ड सरफेस जो है सो वो भी हमने चैप्टर के बीच में पढ़ा हुआ था, रफ होती है, दैट इज वाई वहां पर क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट, यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज जो वाटर है वो सरफेस को और स्मूथ बना देगा, दैट इज वाई वहां से प्लेन सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना है। मिरर है तो मिरर स्मूथ शाइनी पॉलिश सरफेस है, वहां से क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। पीस ऑफ पेपर शाइनी एंड पॉलिश्ड नहीं है, स्मूथ नहीं है, दैट इज वाई क्या है, यहाँ से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होना है। बहुत ही सिंपल सा है, क्लियरली पॉलिश सरफेस जहां पर भी है, फॉर एग्जांपल वुडन टेबल, मिरर, मार्बल फ्लोर, यहाँ पर हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड जहां पर भी रफ सरफेस है वहां पर हो जाएगा क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना। देन क्वेश्चन 4 आता है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर में एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ा है। फर्स्ट वन क्या है कि जो तीनों रेज हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है, सेम प्लेन पर है, मतलब एक ही प्लेन है उस पर तीनों रेज आती हैं। देन इंसिडेंट एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 5th है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। कि ये जो तीनों रे होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सेम प्लेन पर तो है, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी के थ्रू डिस्क्राइब करना है। सो ये एक्टिविटी हमने बुक में देखा अभी चैप्टर में, बट स्टिल अगर आपको डबल से आंसर लिखने के लिए समझना है तो देख लेते हैं हम कि एक्टिविटी में सबसे आप लिखना किस फॉर्मेट में है, आप क्या डालोगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू शो दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at the point of incidence in the same plane। materials required क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ चाहिए एक प्लेन मिरर, एक होल्डर, लाइट रे का सोर्स एंड पिंस, पेंसिल, पेन, ये सारे जो स्केल, ये सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे आपके पास। उसके बाद हम बताएंगे क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करोगे आप कि वाइट शीट जो लोगे आप उसको टेबल पे या बोर्ड पे फिक्स करना है। देन मिरर को वर्टिकली रख के लाइट रे से ऑब्जर्व करना है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पर बन रहे हैं। देन अगेन पेपर को फोल्ड करके सेम चीज ट्राई करनी है, उस कंडीशन में देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेकंड जो हमने फोल्डेड प्लेन किया है वहां पर जा रही है, या फिर नॉर्मल जो हमने ऑलरेडी फोल्ड करने के पहले जो प्लेन था वहीं पर है। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि जो शीट ऑफ द बोर्ड ऑफ पेपर है ना, मतलब बोर्ड पे जो आपने शीट लगाई हुई है वो एक प्लेन है। सो तीनों रेज जो हैं वहीं पर आई। फोल्ड करने के बाद भी क्या हुआ ना कि आपने फोल्ड करके एक वर्टिकल सेक्शन बना दिया पेपर से, उस कंडीशन में भी जो तीनों रेज थी ना वो सेम प्लेन पर ही थी, वो फोल्डेड पेपर पे नहीं जाती हैं। दैट शोज कि ये जो तीनों रेज हैं वो सेम प्लेन पर है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप इजीली इसको लिख सकते हो। Question 6 है, fill in the blanks. First one is, a person 1 meter in front of a plane mirror seems to be blank meter away from his image. तो हम अगर प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर तक एंड मिरर का डिस्टेंस जो है इमेज तक, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, सो वो अपनी इमेज से कितना मीटर होगा, 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि उस पर्सन की मिरर तक डिस्टेंस है 1 मीटर एंड मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस ऑल्सो 1 मीटर, तो दैट इज वाई यहाँ पर आ गया 2 मीटर। सेकेंड इज, इफ यू टच your blank ear with right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with blank. So अगर आपका क्या हो रहा है, कौन सा ईयर आप टच जब कर रहे हो राइट हैंड से प्लेन मिरर के सामने, तो क्या दिख रहा है कि आप राइट ईयर टच कर रहे हो। तो प्लेन मिरर में कौन सा इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा कि लेफ्ट साइड की जो चीज है वो राइट साइड पर दिख रही है। तो अगर आपको मिरर में दिख रहा है क्या कि आप अपना राइट ईयर होल्ड कर रहे हो, सो आप एक्चुअल में कौन सा ईयर होल्ड कर रहे हो, लेफ्ट ईयर।
क्लियर है? तो आप अपना लेफ्ट ईयर जब राइट हैंड से होल्ड करोगे तो मिरर में क्या दिखेगा कि आप अपना राइट ईयर लेफ्ट हैंड से होल्ड कर रहे हो। क्लियर है? बहुत सिंपल है, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन है तो जस्ट ऑपोजिट दिखेगा जो आप कर रहे हो उसका। द साइज ऑफ द पीपल बिकम्स ब्लैंक व्हेन यू सी इन डिम लाइट। तो प्यूपिल क्या है, लाइट जो भी एंटर करती है उसको कंट्रोल करती है। सो जब हम डिम लाइट में देख रहे हैं तो प्यूपिल क्या है और लार्ज हो जाती है, बिकॉज आईज पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेन पड़ता है ना, तो उस टाइम पे क्या है, आईज और वाइट हो जाती है, तो प्यूपिल्स क्या है, लार्जर हो रही है। लास्ट इज नाइट बर्ड्स हैव ब्लैंक कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। तो जो नाइट बर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है आउल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आप रीड करना। तो नाइट बर्ड्स का क्या है, कोन्स का नंबर जो है वो लेसर होता है। लेसर क्यों है, क्योंकि कोन्स किस लिए हेल्प कर रहे हैं, ब्राइट लाइट को देखने में हेल्प करते हैं। एंड जो नाइट बर्ड्स हैं वो दिन में क्या बोला जाता है, जनरली आउल नहीं देख सकता है, तो उसमें क्या है, लेसर नंबर ऑफ कोन्स होते हैं, दैट इज वाई वो इजीली डे लाइट में नहीं देखते हैं। देन क्वेश्चन 7 to 8 जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन है। हम फर्स्ट देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दोनों एंगल हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि ऑलवेज। आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली ऑलवेज, विदाउट एनी discussion on these options. Then 8th question है, image formed by a plane mirror। तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है, हम पहले ऑप्शन देखने से पहले देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस फॉलो हैं। वर्चुअल इमेज होती है, उसके बाद इट फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर एंड इट फॉर्म्स ऑफ सेम साइज। तो यहाँ पर वर्चुअल इन द ऑप्शन में, इसलिए हमने सी और डी डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। देन बिहाइंड द मिरर है, बट थर्ड जो दिया हुआ है कि सेम साइज, दैट इज वाई बी ऑप्शन, बिकॉज प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज इमेज फॉर्म करता है। नाउ 9th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप जो है उसका कंस्ट्रक्शन बताना है। सिंपल सा जो आपने एक्टिविटी में किया हुआ है ना, कि आप 3 प्लेन मिरर्स लेते हो रेक्टेंगुलर शेप के, उसको एक प्रिज्म के फॉर्म में अटैच करते हो, देन उस प्रिज्म को आप एक ट्यूब के अंदर डालते हो, कार्डबोर्ड सर्कुलर ट्यूब है, एंड इनक्लोज्ड किससे करते हो, बॉटम पे एक सर्कुलर ग्लास डिस्क होती है, प्लेन मिरर होता है उसके ऊपर, एंड टॉप पर क्या होता है, टॉप पर एक डिस्क होती है जिसमें होल है जो कि आपकी आई साइट, दैट मीन्स कि बॉक्स के अंदर जो भी है ना उस ट्यूब के अंदर, उसको विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। देन आप क्या करते हो, ब्रोकन ग्लास पीसेस और जो कलर्ड बॉल्स हैं ग्लास की स्मॉल साइज के, वो इस ट्यूब के अंदर डाल देते हो प्लेन मिरर के ऊपर जो सर्कुलर डिस्क रहती है, जिससे कि क्या है ना, वो कलरफुल पैटर्न्स दिखता है। एंड इसको कौन यूज करता है, जो जनरली डिजाइनर्स होते हैं, वॉलपेपर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इससे क्या मिलता है उनको, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो मिलते हैं। एंड जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि कैलिडोस्कोप में जो एक पैटर्न है वो रिपीट रेयरली ही होता है। क्लियर है? तो सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है जिसमें आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखोगे एंड डायग्राम्स भी बनाना है। क्वेश्चन 10th आता है, ड्रॉ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई का लेबल्ड स्केच, विथ लेबल्ड स्केच से मतलब क्या है ना, सारे पार्ट्स जो होते हैं आई के वो आपको लेबलिंग करना है, दैट इज कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस, आइरिस, पीपल, सीलियरी मसल्स, ये सारे कुछ जो पार्ट्स हैं आपको आई में मेंशन करना है। सो आपकी बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज आप इसको क्या है, एनरिच माइंड में जो डायग्राम्स हैं उसमें वीडियो में फाइंड आउट कर सकते हो इसको। देन क्वेश्चन 11th आता है, अब गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च, her teacher advised her not to do so, can you explain the basis of the teacher's advice। so जो 16.8 एक्टिविटी बुक में दी हुई है, तो गुरमीत उसको क्या कर रहा है कि लेजर टॉर्च की हेल्प से उसको वो एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो उसकी टीचर उसको एडवाइस कर रही है कि नो, यू शुड नॉट यूज अ लेजर टॉर्च, बिकॉज हमने अभी केयर ऑफ आई जब पढ़ा कि बहुत ज़्यादा लाइट एंड बहुत कम लाइट दोनों हार्मफुल है। तो लेजर लाइट जो है वो बहुत हार्मफुल है आईज के लिए, एंड उससे क्या हो सकता है, परमानेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दैट इज वाई अगर लेजर लाइट आंखों में जाती है तो उससे क्या होगा, परमानेंट डिफेक्ट, ही कैन लूज हिज or her eyesight, that is why the teacher suggested not to use the laser torch। clear है ना?
देन क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। अब आईज की टेक केयर कैसे करना है, आई डोंट थिंक कि मुझे बताना, हमने चैप्टर में ऑलरेडी पता है एंड आप ये स्टेप्स फॉलो करते होगे कि प्रॉपरली बैठना है, सफिशिएंट लाइट में पढ़ना है, अगर एडवाइज्ड है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो स्पेक्टिकल्स लगाने हैं, मोबाइल फोन्स, टीवी बहुत ही क्लोजर डिस्टेंस से नहीं यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो ब्राइट लाइट है उसके में नहीं रहना है, सन को डायरेक्टली नहीं देखना है जो ब्राइट सन होता है, उसके अलावा प्रॉपर डिस्टेंस जो है पढ़ते टाइम मेंटेन करना होता है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है। देन क्वेश्चन 13 इज हियर, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्या होगा इन केस जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पे है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। क्लियर है? देन अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो क्या है, इंसिडेंट रे से 90 डिग्री है। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये हो गया हमारी लाइन आई एंड ये हो गया क्या, आर, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 90 डिग्री है सो हमने बीच में जो नॉर्मल है वो इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेगी। दैट मीन्स कि 90 को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करो सिंपली तो 45 एंड 45, तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एंड सेम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिया हुआ है वो क्या है, 90 डिग्री है। दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव टू राइट हियर इज द स्टेटमेंट दैट because we know that angle of incidence and angle of reflection are equal, that is why angle I is equal to angle R, and if we take angle I is x then angle R is also equal to x. So दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। Now question 14th, how many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeter? So अगर दो पैरेलल मिरर को 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वो कितनी इमेजेस फॉर्म करेगा अगर उसके बीच में कैंडल रख दी जाती है या कोई और भी ऑब्जेक्ट। सो उस ऑब्जेक्ट या कैंडल की कितनी इमेजेस बनेंगी। सो हमने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता है नंबर ऑफ इमेज जो है वो इंक्रीज होगा, बट इन द केस ऑफ पैरेलल मिरर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नाउ क्वेश्चन 15th, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, a ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19. Draw the reflected ray from the second mirror. तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो नॉर्मल दिया हुआ है एंड ये इंसिडेंट रे दी हुई है, सो 30 डिग्री की आपको यहाँ से मेजर करके बनाओगे आप ये रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे फॉर दिस इंसिडेंट रे एंड फॉर दिस नॉर्मल। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट आई है ये रे, ये क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे। देन ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल जो भी होगा उस इक्वल मेजर का आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। सो ये मेजरमेंट से आपको करना है। यहाँ पर ये 30 डिग्री जो नॉर्मल के साथ एंगल है उस सेम एंगल से यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करोगे एंड इस रे के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ होगा एंड देन उस नॉर्मल से ये एंगल हम एंगल x नेम दे देते हैं कि यहाँ पर तो ये हो गया 30 डिग्री, ये एंगल x है एंड एंगल x की ये जो नॉर्मल रहेगी ना यहाँ पर वो एक रिफ्लेक्टेड ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया। इन केस अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन क्वेश्चन 16th है, बूझो स्टैंड्स एट
A just on the right side, just on the side of a plane mirror as shown in figure 16.20. So यहाँ 16.20 में दिया हुआ है कि जो बूझो है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, A पॉइंट पर. कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, सो वो अपने आप को मिरर में देख सकता है क्या. ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू एंड आर, और वो अपने आप को तो नहीं देख पा रहा है मिरर में, बट वो पी क्यू आर इमेजेस को देख सकता है क्या. सो आंसर क्या हो जाएगा कि बूझो कैन नॉट सी हिमसेल्फ इन द मिरर बट ही कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू बट नॉट ऑफ आर, क्योंकि ये देखो मिरर का जो एरिया है उसमें नहीं है बूझो. दैट इज वाई वो क्या है, अगर यहाँ से जो इंसिडेंट रे जाएगी ना बूझो के पास से, तो वो सिर्फ क्या चीज देख रहा है, जहां तक ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जा रही है तो वो कहाँ तक जा पाएगी, पी एंड क्यू तक जाएगी, बट आर तक नहीं होगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज वाई वो आर को विजुलाइज नहीं करेगा, बट पी की जो इमेज है वो फॉर्म हो सकती है एंड क्यू की भी हो जाएगी. देन क्वेश्चन 17 आता है, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर. सो यहाँ फिगर 16.21 में दिया हुआ है जो ए ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है ना, यहाँ पर ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है उसकी हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करना है. सो इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करना है. देन सेकंड क्वेश्चन इज कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज. ये जो इमेज फॉर्म होगी ना यहाँ से कैसे होगा कि अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रही है, बूझो एंड पहेली के लिए ये अलग अलग लाइन जा रही है. देन ये लाइंस क्या होगा, बिहाइंड द मिरर दे अपीयर्स टू मीट. क्लियर है, ये दे आर यू कैन सी दैट दीज मीटिंग एट सम पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ए डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज है, दैट इज वाई ए डैश हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. सो यहाँ पर हमने इमेज की फॉर्मेशन पोजीशन देख ली, इट इज बिहाइंड द मिरर. सेकेंड क्वेश्चन है कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज. तो पहेली जो है वो इसको देख रही है, ऑब्वियसली यस. देखो अगर आप लाइन्स को एक्सटेंड किया है सो ये पहेली जिस पॉइंट पर है वहां से दे अपीयर्स टू मीट. देन थर्ड वन इज कैन बूझो एट सी सी दिस इमेज. तो बूझो इस इमेज को विजुलाइज कर सकता है, तो यस, बिकॉज यहाँ से भी क्या हो रहा है, लाइन्स आर मीटिंग एट सर्टेन पॉइंट. डी है व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव्स. तो पहेली मूव कर रही है, ना कि इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है. दैट इज वाई ऑब्जेक्ट एंड इमेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पहेली की पोजीशन चेंज हो रही है. सो क्या होगा ना, यहाँ पर जो इमेज है ए वो कहीं भी मूव नहीं करेगी बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है. सो क्लियर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. इन केस आपको ये जो क्वेश्चन है इनमें कंफ्यूजन होता है सो आप और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लेकर आ सकते हो. बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई करो. आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द ब्रेल सिस्टम, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों. स्टडी इट प्रॉपरली एंड थैंक यू.